अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं K92 के स्पोर्ट्स कॉर्नर में। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं क्यू किशन के उभरते हुए खिलाड़ी और इसके साथ साथ कोचिंग भी बहुत अच्छे लेवल पर करते हैं। हमारे दरमियान मेरे सीधे हाथ पर मौजूद है मोहम्मद मुनीर साहब, जो कि 3rd टाइम नेशनल चैंपियन रहे हैं और उसके साथ साथ हैवी वेट में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस देते हुए इंटरनेशनल लेवल तक भी इन्होंने जाके परफॉर्मेंस दी अपनी। और इसके साथ साथ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद हैं राबियान राशिद साहब, जो कि माशाल्लाह उभरते हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने काफ़ी फाइट वगैरह भी की और बात की जाए यूरो एशिया चैंपियनशिप के अंदर भी इन्होंने सेकंड पोजीशन अपने नाम की। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम दोनों मेहमानों को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम में आपने तशरीफ़ लाएँ। और क्योंकि बात की जाए चैंपियनशिप के हवाले से, उसकी जानिब भी बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा हमारे नाज़रीन कि आपकी शुरुआत कैसे हुई क्यूकेशन के हवाले से, अगर देखा जाए स्पोर्ट्स में किस तरह से इन हुए? मेरी इब्तिदा तो बेसिकली स्पोर्ट्स कराटे से हुई, बांडो स्टाइल से। आपको मालूम है मार्शल आर्ट से जो है बांडो ना। को कोई कौन नहीं जानता, ताई जी, साहब के हवाले से अगर बात की। पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार्शल आर्ट्स के वन ऑफ द फाउंडर जो है ना शख्सियात में से हैं। तो उनको देख के शुरू किया और वहाँ से सीखना शुरू किया, आहिस्ता-आहिस्ता उसे मुकम्मल किया। मैं ऑलरेडी बांडो में ब्लैक बेल्ट था, जब क्यूकेशन की तरफ मेरा रुझान हुआ। मेरे एक साथी हुआ करते थे, वो बांडो से क्यूकेशन में गए, तो सही, उनको देख के मुझे शौक हुआ। तो मैंने स्टार्ट किया सिने स्पोर्ट बोर्ड कॉम्प्लेक्स से। सही। वहाँ मेरे टीचर शान मोहम्मद ताबिर सिद्दीकी साहब, जो क्यूकेशन कराटे के पहले नेशनल चैंपियन भी हैं माशाल्लाह। और वो 80s से माशाल्लाह ट्रेनिंग करवा रहे हैं वहाँ। तो उनके पास मैंने ट्रेनिंग शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उन्हीं उन्हीं के यहाँ ट्रेनिंग करता हूँ और अब करवाता भी हूँ बाकायदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सिने स्पोर्ट बोर्ड कॉम्प्लेक्स से सफ़र शुरू हुआ, खिलाड़ी से सीखने से खिलाड़ी बनने का सफ़र, और फिर उसके बाद माशाल्लाह टूर्नामेंट्स खेलने का यकीनन सफ़र। सीखने से खिलाड़ियों से शुरुआत करते-करते कोचिंग लेवल तक गए। जी, हमारे दरमियान मौजूद है रबियान साहब, ये बताइएगा कि शुरुआत कैसे हुई आपकी? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सेकंड डान तक पहुंच गए हैं। शुरुआत में मैं बहुत छोटा था, क्यूकुशन से ही मेरी स्टार्ट हुई। क्यूकुशन में हम बस ये था कि ये आपने आप शकील 8 साहब से साल की आप उम्र से आपने शुरुआत की जी माशाल्लाह से। बिल्कुल 8 साल की 2007 में मैंने स्टार्ट किया, क्यूकुशन ही स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में वो होता है आपको अच्छे टीचर मिल जाएँ, अच्छे वो मिल जाएँ, तो पीआई अकेडमी होती है गुलिस्तान जौहर के अंदर। वहाँ पे सैयद राशिद हुसैन नाम के मेरे सर हैं, उनसे मैंने स्टार्ट लिया। फिर उसके बाद सैयद शकील अहमद, जो कि कंट्री डायरेक्टर भी हैं, अभी आई के के हैं। पहले वो यामा के साथ भी ट्रेनिंग करते आए हैं, काफ़ी बड़ा नाम है। तो उनके सुपरविज़न में ही मैं करता रहा, चलाता रहा। फिर उसके बाद होता है कि आपके अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर दें, तो मैं अपने फ़ादर का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, राशिद इकबाल नाम है उनका। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि मेरी स्टडीज़ भी चलती थी। बट यही है कि कंसिस्टेंसी के साथ इस सबसे बड़ी चीज़ जो है इसके अंदर कंसिस्टेंसी है। करते करते फिर हम इंशाल्लाह मुझे वो मिला अल्हम्दुलिल्लाह चांस, मैंने फर्स्ट यूरो एशियन चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने हम लोगों ने मेरा एक कोच स्पारिंग पार्टनर होता है और कोच भी है सैयद शयान आलम, उसके साथ मिल के एक नई अकेडमी खोली है गुलिस्तान जौहर के अंदर, यंग फाइटर्स क्लब के नाम से, ब्लॉक यकीनन 15 में। अकेडमी के हवाले से भी बात करेंगे। मुनीर साहब ये बताएगा कि मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से इन्होंने बात की, आपको माशाल्लाह 24-17 साल का अरसा गुजर चुका है। कैसा लगता है ये 17 साल कैसे गुजरे ज़िंदगी के? देखिए, इसके अंदर अहम चीज़ जो है ना, किसी भी आर्ट्स को सीखने के अंदर एक तो पाबंदी और शौक़ है। असल में शौक़ की भी नौइयत होती है। बाज़ लोगों का शौक़ 6 माह में मुकम्मल हो जाता है। सही। लेकिन जब आप किसी गेम को समझने लग जाते हैं, किसी आर्ट को समझने लगते हैं, तो फिर आपका शौक़ उसमें बढ़ता रहता है। और यही यकीनन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि क्यू क्वेश्चन में दूसरे आर्ट्स में क्या फ़र्क है, तो हम आज क्यू क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या शुरुआत होती है, जिस तरह व्हाइट बेल्ट से होता है, यकीनन 11 रैंक क्या होता है, वो मज़ीद आप बताएँगे इस हवाले से? अच्छा, ठीक। अच्छा, ये तो पहले तो मैं थोड़ी-सी इस पे वज़ाहत कर दूँ कि क्यूकेशन कराटे दीगर आर्ट से किस तरह मुख्तलिफ है। असल में यहाँ कई किस्म के आर्ट्स खेले जाते हैं, पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में भी। मार्शल आर्ट्स के अंदर, खुसूसन कराटे के अंदर 2 मेजर जो है ना आर्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं स्पोर्ट्स कराटे, ठीक, जिसके अंदर पॉइंट्स बेस पे गेम होता है और ठीक। ग्लव्स पहनकर, प्रोटेक्शन पहनकर, और पॉइंट स्कोर करता है खिलाड़ी, जिसके पास ज़्यादा स्कोर करता है वो विन करता है। वो विन और करते हैं। दूसरा स्टाइल है जिसको हम कहते हैं फुल बॉडी कॉन्टैक्ट। क्यूकेशन कराटे दरअसल फुल बॉडी कॉन्टैक्ट स्टाइल है। इसके अंदर गेम में चूँकि स्ट्राइकिंग बेस पर है, इसमें उस वक़्त तक कोई आदमी विन नहीं करता जिस वक़्त तक जो है वो सामने वाले को कोई इस तरह की स्ट्राइक करके इंजर्ड ना कर दे, जिसके बाद वो खेलने के काबिल ना रहे, या वो खुद ही ये समझ लीजिए कि हथियार डाल दे और कहे कि बस
मैं अब नहीं खेल सकता। अमूमन जो है उधारे दिया जा रहा है, फ़ोन दिया नहीं जाता। जी, 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 जी। ठीक है। अच्छा, बेसिक फ़र्क यही एक फ़र्क जो है ना क्योकुशिन कराटे के ट्रेनिंग पैटर्न को मुख्तलिफ करता है दूसरे स्टाइल से। अगर आप स्पोर्ट्स कराटे करते हैं तो आपको फ्लेक्सिबल होना है, आपको स्पीडी होना है। क्योकुशिन कराटे करते हैं तो आपको फ्लेक्सिबल भी होना है, आपको बस स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपका मसल एंड्योरेंस होना चाहिए, आपके पास मसल होना चाहिए ताकि आप स्ट्राइक को ऑब्ज़र्व भी कर सकें। जिस तरह बहुत ज़बरदस्त बात की मुनीर साहब ने, क्या लगता है आपको वाक़ई दूसरे आर्ट्स में और आपके आर्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़र्क है क्योंकि ये जो है थोड़ा-से कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स है। ये बाकी स्पोर्ट्स से बहुत अलग है। इसके अंदर जो है आपको स्ट्रेंथ और आपकी बॉडी कंडीशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो है आप काफ़ी भारी हिट भी होते हैं और वो लेने होते हैं और काफ़ी मुनीर साहब आपकी जानिब ये बताएँ कि कभी आज तक के जापान जाने का मौका मिला? बस इसको क्या कहें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कमनसीबी कही है या वसाइल की कमी कही है कि मुझे अभी रिसेंटली ऑल जापान के अंदर जो है ना टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, लेकिन फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं जा सका। इससे पहले भी गुज़िश्ता कुछ 6 माह के अंदर मैं 2 टूर्नामेंट मिस कर चुका हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ अख़राजात पूरे ना होने की वजह से। किसी भी जिस तरह आपने कहा कि आपके वालिद साहब की काफ़ी सपोर्ट रही, नेशनल चैंपियनशिप में भी आपने पार्टिसिपेट किया और यूरो चैंपियनशिप के हवाले से अगर बात की जाए, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट थी या अपनी मदद आपके तहत ही गए? हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट लेवल पे भी और बाकी इंस्टीट्यूशंस जिससे हम लोग एफ़िलिएटेड हैं और जिनसे हम लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं, जहाँ पे वहाँ पे बड़ी हमने कोशिशें की पहले भी कि हम लोगों को इस तरह फाइनेंशियली सपोर्ट मिले। बट हमें मायूसी का सामना करना पड़ा हर बार। पर मेरी गुज़ारिश यही है कि सपोर्ट करें, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे। अभी भी ऐसा ही है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने ख़ुद ही जो था मेरे अब्बू ने ही मुझे किया और बाकी जो कर सकते थे, जिन्होंने जैसे छोटे-मोटे मोहम्मद इकबाल जैसा उन्होंने छोटी-मोटी सपोर्ट कर दी है इस तरह से और जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं, बाकी जो है कोई गवर्नमेंट लेवल से कोई सपोर्ट नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि स्पॉन्सर की जो है अदम तवज्जो है, ऐसा ही है, तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। चलें चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, जब वापसी आएँगे तो बात करेंगे नेशनल चैंपियनशिप तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया किस तरह से और अब माशाल्लाह जो इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे राइट हैंड साइड पर इस वक्त सैमसी मोहम्मद मुनीर साहब मौजूद हैं और इसी तरह से अगर बात की जाए मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर सैमसी रबियान मौजूद हैं। ये बताइएगा दोनों से एक सवाल है कि अगर देखा जाए कराची लेवल पर और फिर उसी तरह से उससे कनेक्टिविटी सिंध लेवल पर या सूबाई लेवल पर चैंपियनशिप इतनी कम क्यों होती है? हाँ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन चैंपियनशिप्स का इनेकाद करने वाले जो लोग हैं, उन्हें ये अख़राजात अपनी जेब से पे करने होते हैं। ठीक। तो ज़ाहिर-सी बात है किसी भी ऑर्गेनाइज़र के लिए अपनी ही जेब से अख़राजात करके बहुत पाबंदी के साथ इवेंट्स कराना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अक्सर व बेशतर क्लब साल में 1 इवेंट सिर्फ दे नहीं पाते। बल्कि हमारे यहाँ कराची के अंदर और कराची में सबसे ज़्यादा क्लब हैं क्योकुशिन कराटे के। लेकिन इसके बावजूद जो है बमुश्किल बड़े-बड़े जो हमारे क्लब ओनर्स हैं या बड़े मास्टर्स जो हैं, वो साल में एक से ज़्यादा इवेंट नहीं दे पाते। क्योंकि इवेंट के अख़राजात इस तरफ लोगों की वो तवज्जो नहीं है, वो रुझान नहीं है, इसको इतना देखा नहीं जाता। लिहाज़ा जिस चीज़ को पज़ीराई ना मिले उसकी तरफ रुझान कम हो तो लोग मुतवज्जे भी नहीं होते, खर्च भी नहीं करते उस पर। ये एक बड़ी वजह है। ये बताइएगा कि जिस तरह से मुनीर भाई ने कहा कि पज़ीराई नहीं मिलती, जिस तरह से सर ने कहा कि पज़ीराई नहीं मिलती, कितनी हकीकत है इसमें? यकीनन आप भी काफ़ी टाइम से चैंपियनशिप करते हुए आ रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि चैंपियनशिप कम से कम कितनी होनी चाहिए अगर देखा जाए कराची लेवल पे? देखिए, पहले तो जो कराची लेवल पे हैं वो बहुत कम होती है। तो मेरे हिसाब से पहले जो आपकी होनी चाहिए वो इंटर क्लब्स होनी चाहिए जिसमें अच्छा असल में अगर आपने मुनीर ने पहले जैसे आपको बताया कि ये हमारी जो है फ़ाइट जो है क्योकुशिन ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। मास ओयामा भी जो हमारे फाउंडर थे वो फ़ाइट्स को ज़्यादा प्रमोट करते। तो स्टार्टिंग से ही इंटर क्लब अगर कराया जाए बच्चों को उससे जो है ग्रूमिंग की जाए उनकी, तो फिर उसके बाद कराची लेवल पे मैं कहता हूँ कि मिनिमम कम से कम 3 से 4 जो है साल में कराई जाएँ। सूबाई पे भी 3 से 4 साल कराई जाएँ। फिर नेशनल लेवल तो एक ही हो साल की, बट वो ऐसी हो कि हर ऑर्गेनाइज़ेशन से उसमें पार्टिसिपेशन हो ताकि लोगों की एक ही बड़ा इवेंट हो ताकि उससे हमारी जो है अवेयरनेस लोगों के अंदर फैले
और लोग जो है हमें जानना स्टार्ट करें कि क्योकुशिन कराटे क्या चीज़। यंग फाइटर चैंपियनशिप के हवाले अपना एक आप अकेडमी भी लेके चल रहे हैं यंग फाइटर के नाम जी। से। कितने खिलाड़ी आपके पास ट्रेनिंग कर रहे हैं? देखें, पहले तो क्योकुशिन से ज़्यादा जो है लोग जुड़ते नहीं हैं, वो इसकी वजह है कि ये इसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए। आपको स्टार्टिंग से ही आपकी बॉडी इतनी इतनी ग्रूम करनी चाहिए आपको, ताकि आप जो है बड़े होके जब आप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लें, तो जो है आपकी बॉडी इस लायक हो कि आप अच्छे परफॉर्मेंस दे सकें रिंग के अंदर। तो अभी हमारे जैसे यंग्स फाइटर क्लब है, उसमें काफ़ी लोग आते हैं, बच्चों से लेके हमारे पास 8 साल से उम्र से लेके 60 की उम्र के एज के लोग हैं। और बट यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, लोग क्योंकि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो लोग जो है इसको परस्यू नहीं करते, वो उसको बीच में ही कहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई आ जाती है, उनका कोई और इशू आ जाता है, उनको सीधी बात है, सब अपना करियर देख रहे होते हैं, तो उस वजह से फिर वो उसको इतने बड़े-बड़े खिलाड़ी और इतने अच्छे-अच्छे फाइटर्स मैंने खुद अपने अकेडमीज़ में देखे हैं, जो मुझे लगता था कि ये आगे जाके बहुत अच्छा खेल सकते हैं, बट वो आगे क्योंकि इसमें कोई स्कोप नहीं है आगे, तो फिर वो उनको छोड़ना पड़ता है अपनी स्टडीज़ को लेके और अपने करियर को लेके वो नहीं है। स्कोप के हवाले से बात की, 17 साल से माशाल्लाह आप करते हुए आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? हाँ, ये तो हकीकत है एक, चूँकि इस गेम को ना हुकूमती सतह पर कोई सरपरस्ती हासिल है और ना ही कोई डिपार्टमेंट स्पॉन्सर करता है, ना ही किसी डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब ऑफ़र की जाती है। तो इसका नतीजा ये है कि लोग इसको शौक की हद तक करते हैं, ये कोई प्रोफ़ेशन नहीं बन सकता। और यही मेरा ख़्याल है शायद क्योकुशिन ने बड़ा उरूज पाया पाकिस्तान के अंदर। क्योकुशिन जब मुतारिफ़ हुआ, तो दीगर तमाम स्टाइल्स के मुकाबले के अंदर इसको बड़ी पज़ियाई भी मिली और इसने बड़ा नाम कमाया। लोग टूर्नामेंट्स में डरा करते थे, बल्कि मुझे याद है अच्छी तरह कि स्पोर्ट्स कराटे के इवेंट्स के अंदर भी क्योकुशिन के फाइटर विनिंग स्टैंड पे खड़े होते थे और मुतअद्दिद बार हुआ ऐसा। बल्कि हमारे एक मशहूर मारूफ फाइटर हैं पाकिस्तानी, वो 6 मरतबा शुतुकान के नेशनल चैंपियन रहे, स्पोर्ट्स कराटे के, खाली मुनीर भाई, स्पोर्ट्स कराटे। ज़ाहिर-सी बात है कि एक इतना हार्ड गेम करने वाले वो स्पोर्ट्स को तो ईज़िली बीट कर देंगे ना या नहीं? कितनी नहीं, असल में जब गेम डिफरेंट होता है उसके रूल्स पर, रूल रूल चेंज होने से ट्रेनिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे स्पीड की प्रैक्टिस करनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं स्पीड ड्रिल के लिए अपना वेट कम रखूँगा और स्पीड ड्रिल करूँगा। अगर मुझे स्ट्राइकिंग में पावर लानी है, तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाऊँगा। बहरहाल एफर्ट करना पड़ती है खिलाड़ी को। सही। तो मैं कहना मकसद मेरा ये है कि गेम के अंदर यानी कि इस गेम के अंदर सलाहियत थी, ये इस लेवल का था कि ये बहुत आगे जाता। लेकिन इसके नीचे आने की वजह यही बनी कि इसके अंदर फाइनेंशियली कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, तो लोग इससे पीछे हट गए। अब लोग इसको बताओ शौक के करते हैं। हालाँकि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, तो मैं आपको क्योकुशिन का बताऊँ, क्योकुशिन की इतनी डिमांड है कि यूएफसी जो इस वक़्त दुनिया भर के अंदर मशहूर है, इसके मशहूर और मारूफ खिलाड़ी जिनको गोट कहा जाता है, ग्रेट ऑफ द ऑल टाइम, जीएसपी, ये सही। क्योकुशिन कराटे से आए हैं। क्योकुशिन कराटे से। इसी तरह अभी भी एक लाइट वेट के प्लेयर हैं जो वन चैंपियनशिप में खेल रहे हैं, वो खालिसतन जापानीज़ प्लेयर हैं और क्योकुशिन कराटे से ही आए हैं। इसी तरह किक बॉक्सिंग में तो क्योकुशिन कराटे वालों ने बहुत नाम कमाया। आपको मालूम होगा K1 के अंदर फ्रांसिस्को फिलो, ग्लोबल फिटोजा, एंडी हग, ये सब क्योकुशिन कराटे के प्लेयर्स थे और ये वहाँ जाके भी चैंपियंस बने। तो बाहर की दुनिया में तो इसके अंदर हमें बहुत दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ये कमी है कि इस गेम को इतना प्रमोट नहीं किया गया। अब मुझे लगता है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। गेम को इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा है, यकीनन नीचे की तरफ आ रहा है। आजकल लोग जो है वो डरते हैं कि ज़्यादा लग ना जाए, स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा बढ़ लें। जब शुरुआत की तो कैसा लगा आपको? शुरुआत में बहुत मुश्किल रहा। स्टार्टिंग का सफ़र थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप नहीं समझ पाते कि ये क्या हो रहा है। इसमें आपको चोटें लग रही होती हैं, मील पड़ रहे होते हैं, आप फाइट्स पे आप नॉकआउट्स हो रहे होते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि छोड़ भी इसलिए नहीं सकते कि सामने फादर हैं कोच। हाँ, तो अच्छा, फादर तो मेरे कोच नहीं थे, बट वो सपोर्ट बहुत करते थे, क्योंकि उनको शौक बहुत था। सही। मगर मेरे जो वो थे कोच थे, वो फादर जैसे ही थे। उन्होंने बहुत मतलब घर से बुला लिया करते थे अगर मैं नहीं जाऊँ। बट स्टिल जो है स्टार्टिंग का सफ़र हर स्पोर्ट्स में मुश्किल है, मगर आपको पीछे नहीं हटना। आपको ये है कि चलते रहेंगे। कंसिस्टेंसी, जो मैंने पहले भी नाम लिया, कंसिस्टेंसी ही कराटे को मैं कहता हूँ आपको आगे लेके जा सकती है। कंसिस्टेंसी के हवाले से अगर बात की जाए, ये बताएँ कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि बस छोड़ो यार सब कुछ बहुत हो गया, कभी मायूसी हुई? देखिए, मायूसी मुझे स्पोर्ट्स से नहीं हुई है, ये जो ये कराटे हैं, क्योकुशिन है, इससे नहीं हुई है। मुझे मायूसी हुई है, तो मायूसी इसलिए हुई है कि मुझे अपना करियर जो है, ऐसा ना हो मैं इसको अपना ये मेरा पैशन है, इसको लेके मैं चलता रहूँ, ऐसा ना हो आगे जाके मुझे जो है पैसे कमाने में कुछ इश्यूज़ हो जाएँ। तो इधर से मुझे मायूसी हुई है कि मैंने बोला नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ।
बट स्टिल जब पैशन होता है तो बंदा नहीं छोड़ पाता है, वो फिर कहीं ना कहीं से वो आपके अंदर आ ही जाती है चीज़, या आप वहाँ से गुजर जाओ देखते हुए तो आपके अंदर शौक दोबारा से डेवलप हो जाता है। और ऐसा ही हुआ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टडीज़ पूरी करी है मैंने, तो उसके बीच में ऐसा आया है कि पेपर्स हो रहे हैं, तो मैंने काफ़ी इससे थोड़ा सा दूर हुआ हूँ, मैंने छोड़ा है कराटे, पढ़ाई की तरफ आया हूँ। बट स्टिल जो है वापस जो है ना वो खींच के ले जाता है बंदे को। ठीक, मुनीर साहब ये बताइएगा कि एक ब्लैक बेल्ट बनने के लिए, फर्स्ट डान बनने के लिए क्वेश्चन में कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी खिलाड़ी को? असल में एक तो है सिलेबस और एक है आपकी ज़ाती सलाहियत। लेकिन हमारे यहाँ क्यूकेशन में कम से कम 4 से 5 साल का अर्सा, और चूँकि मेरे टीचर सीखे हुए थे पीटर चौंग के, जो एशियन चीफ़ है, जो इस वक्त क्यूकेशन वी वर्ल्ड के चीफ़ हैं इस वक्त, तो उनको ब्लैक बेल्ट टेस्ट दिया था और उनसे बेल्ट ली थी, तो उनका पैमाना बहुत मयार बहुत बुलंद था। तो हमारी सर का तो मिजाज ये था कि यूँ समझिए कि 7-7 साल 8-8 साल खिलाड़ी को, अच्छे खिलाड़ी को, यानी मैं नेशनल जीत चुका था। आप सोचेंगे मैं नेशनल विन करके आया, तब भी मैं ब्राउन बेल्ट था और ब्लैक बेल्ट के लिए मुझे टेस्ट देना पड़ा। अच्छा, तो ये पहले के उस्तादों में ये चीज़ थी और वाक़ई वो इस कदर खिलाड़ी को बना देते थे, कहते थे जिस मर्ज़ी रिंग में आप डाल दो ये जीत के आएगा। कोई शुबा नहीं, हमारे असातिज़ा को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। पूरे आमीन, पूरे पाकिस्तान के अंदर तो ख़ैर हम बाद में जाएँगे। ये बताएँ कि कराची में अगर देखा जाए कितने क्लब इस वक़्त क्यूकेशन के हवाले से अगर बात करें, और अगर मैं क्यूकेशन की बात करूँ और इनामुल्लाह साहब की बात ना करूँ, तो ये समझ लें कि ज़्यादती होगी, और उसके साथ-साथ उनके बेटे हिदायतुल्लाह और रज़ाउल्लाह की बात ना करूँ, तो ये भी समझ लें एक तरह की ज़्यादती होगी। कैसा लगता है उस वक़्त में और आज में? अब क्यूकेशन जो है ना वो बहुत सारे टुकड़ों में बँट चुका है, माज़रत के साथ ऐसा है। इसकी ख़ास वजह? मैं समझता हूँ जिस तरह माँ सोयामा इसको लेके चले थे, शायद फौत होते वक़्त अगर उनका फ़ैसला कुछ वाज़ेह होता, तो इतनी तक़सीम ना होती। क्योंकि बाज़ लोगों का ख़्याल ये था, जो पुराने मास्टर्स उनका ख़्याल ये था कि वो मौजूदा जो डायरेक्टर हैं, उनसे सीनियर थे और शायद माँ सोयामा ने कारबद्दारी की वजह से, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार भी हैं, उनके दामाद हैं, इसकी वजह से उन्हें दी। अगरचे ये अलग बात है कि वो खुद वर्ल्ड चैंपियन और सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन हैं, मर्सोई। तो ये एक रीज़न तो ये है। और दूसरी अहम वजह ये है कि मैंने बताया ना आपको, जब से इसके अंदर यूरोपियंस का असर रसूख बढ़ा है, रशियंस का असर रसूख बढ़ा है, तो उनका माइंडसेट कुछ और है। जापानीज़ बड़े ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं। उनके यहाँ रिस्पेक्ट का मयार कुछ और है, यूरोपियंस के यहाँ कुछ और है। इसलिए तक़सीम हुई। मैं एक समझता हूँ एक बड़ी वजह तो ठीक। ये है। दूसरा ये है कि सच ये है कि ये एक बिज़नेस बन चुका है। अब जो है ये आर्ट एक बिज़नेस बन चुका है और ज़ाहिर-सी बात है उसका असर है। अब जो आदमी बिज़नेस लेके चल रहा है, जब दूसरे सीनियर्स उनको देखते हैं कि हम भी ये कर सकते थे, तो बिल-आख़िर यही हुआ कि बस कुछ अरसे तक उनके साथ चले और आहिस्ता-आहिस्ता तक़सीम होता गया। और ये तो है क्यूकेशन कराटे की तक़सीम होने की वजह। बाकी आपने कही कि बात पाकिस्तान के पुराने मास्टर्स की, और देखिए हमने वो बड़े-बड़े लोग पाकिस्तान ने पैदा किए, लेकिन हमने उनको वो इज़्ज़त दी नहीं। जैसे आपने कहा शाह इनामुल्लाह वो खान, मकाम नहीं मिला उनको। वो मकाम नहीं मिला। अब मैं आपको शाह इनामुल्लाह खान साहब को अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा मकाम दिया, लोग उनको जानते हैं। इनके अलावा कई मास्टर्स ऐसे हैं जिनको लोग नहीं पहचानते। मिसाल के तौर पर शाह शकील सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे। बहुत सीनियर खिलाड़ी, ये पाकिस्तान के वो कोच हैं जो पाकिस्तान की टीम को पहले इवेंट से लेकर आखिर तक उनके मैनेजर हुआ करते थे, टीम को ऑर्गेनाइज़ करते थे। आज उनको लोग दुनिया नहीं जानती। मेरे टीचर जो हेडक्वार्टर इनामुल्लाह खान साहब के यहाँ टीचिंग किया, कोचिंग किया करते थे, जो उनके अपने साहबज़ादे शाह हिदायतुल्लाह खान के उस्ताद हैं। मेरे टीचर जो हैं शाह मोहम्मद तावी सिद्दीकी साहब, ये उनके उस्ताद हैं, उनके क्या बेटे बात के है! उस्ताद हैं। तो इन लोगों को वो पज़ीराई नहीं मिली। इन्होंने कई खिलाड़ी तैयार किए, बड़ा नाम है शकील चांडियो, जमील चांडियो, ये वो लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वो टूर्नामेंट्स खेले हैं और वो कारकर्दगी दिखाई है जिसको दुनिया ने सराहा है, लेकिन हमारे लोगों ने उसको नहीं सराहा। तो यही वजह है कि इस गेम की तरफ से लोगों की तवज्जो हट गई। अब लोग उस गेम को पसंद कर रहे हैं जिसके अंदर वो देखते हैं कि चाम माशी ज़्यादा होता चाम है। ज़्यादा हो। चलें, बहरहाल चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, जब वापसी आएँगे तो बात करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के हवाले से। और 12 नवंबर को फ़िलिपाइंस में बात करेंगे उसी हवाले से। मुनीर साहब ये बताइएगा कि माशाल्लाह बहुत तैयारी आपकी, कैंप यकीनन बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। क्या अब तक की ट्रेनिंग हो चुकी है और क्या रहती है आपकी ट्रेनिंग बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए, ख़ुसूसन चूँकि हमें इंटरनेशनली इवेंट खेलना है, तो वहाँ के फाइटर्स की स्ट्राइकिंग पावर ज़्यादा होती है, तो कंडीशनिंग पे ज़्यादा फ़ोकस है। इस वक़्त स्टैमिना पे काम कर रहा हूँ। कंडीशन के हवाले से बात की जाए तो कितनी अब तक की आप माशाल्लाह मेहनत कर चुके हैं? कुछ गुज़िश्ता दिनों आपकी फ़ाइट वीडियोज़ वगैरह भी देखी हैं। जी, हर रोज़ के हिसाब से कंडीशनिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि इंटरनेशनल जैसे उन्होंने बताया कि काफ़ी
उनकी स्ट्रेंथ वगैरह पे वो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो बिल्कुल हर रोज़ ही सैफी मुनीर साहब ये बताएगा कि मेहनत तो कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट का क्या है अब तक? इस वक्त तक सबसे बड़ी परेशानी यही है कि इवेंट के लिए कहीं से स्पॉन्सर मिले, क्योंकि टिकट पे करना, टूर्नामेंट की फ़ीस पे करना खिलाड़ी के लिए अपनी जेब से करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर फाइटर को मैं कहता हूँ कि आप जो है उसको ये रिलैक्स रखो दिमाग मेंटली से, तौर पे कि रिलैक्स रखें। रिलैक्स रखें कि वो अपनी प्रैक्टिस को टाइम दे, अपने ऊपर टाइम दे, टूर्नामेंट को टाइम दे। वो इस चीज़ों से बिल्कुल उसका जो है रिलैक्स हो जाए कि मुझे फाइनेंशियली भी देखना है, मुझे ये चीज़ें भी देखनी है, मुझे ये कपड़ों का भी देखना है। ये चीज़ें मैं कहता हूँ कि इसके लिए कोई सपोर्ट ज़रूर होनी चाहिए। ये बताइएगा कि अब तक के मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है, कहीं से हुकूमती सतह पर आपको कुछ हुआ कि यकीनन आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं अब तक? नहीं, बिल्कुल अभी तक ना किसी किस्म का भी कोई रिस्पॉन्स किसी इदारे की जानिब से, बल्कि मैंने आपको बताया मैं एशियन स्पोर्ट बोर्ड कॉम्प्लेक्स से सीखा हूँ, उनकी तरफ से 3 नेशनल जीता हूँ। उस तरफ से उनकी तरफ से भी किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई कहीं से रिस्पॉन्स नहीं है, जो बल्कि हमने भी कोशिश भी करी है। 1-2 जगहों पे हम लोगों ने अपने इन स्पॉन्सरशिप लेटर्स वगैरह दिए हैं, इनको बात करी है, बट स्टिल नो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यकीनन मेहनत तो आप कर रहे हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि किसी भी इवेंट में, कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट में जाने के लिए जब तक कि फाइनेंस सपोर्ट ना हो तो खिलाड़ी जाके अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पर अगर बात की जाए, कौन-सी ऐसी खिलाड़ी हैं या कौन-सी ऐसी कंट्री है जो आपको लगता है कि आपको टफ़ टाइम देगी? वर्ल्ड वाइड ज़ाहिर-सी बात है, एक तो रशियंस बहुत अच्छे फ़ाइटर्स आते हैं और एशियाई ममालिक में ईरानी फ़ाइटर्स, रशियन फ़ाइटर्स जो है ना बहुत अच्छे आते हैं। तो ये ज़हन में है कि अगर रशियन टीम आएगी तो उनसे थोड़ा-सा सँभल के खेलना होगा, और इसी तरह अगर ईरानी टीम जो कि मौजूद है, उनके थोड़ा-सा खेलना होगा। लेकिन बात ये है कि हम तैयारी, खिलाड़ी ये सोच के तैयारी नहीं करता ये कौन आ रहा है, वो अपनी प्रैक्टिस को फ़ोकस करता है। लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं, ये वो ममालिक है जहाँ से अमूमन अच्छे एथलीट ही आते हैं। इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी ख़ास वजह है कि वहाँ ये गेम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है इस पर। उनका ट्रेनिंग पैटर्न एडवांस से एडवांस है। वहाँ बाकायदा कोच होता है, डायटीशियन होता है। हमारे यहाँ तो खिलाड़ी खुद कोच है, खुद डायटीशियन है, खुद स्पॉन्सर है, तो इतने मसाइल के साथ खेलना ज़ाहिर-सी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात, उन लोगों का जो वेदर होता है, वो उन लोगों को इस तरह सपोर्ट करे, जैसे रशियन का नाम लिया, उनका वेदर ऐसा है कि वो उनकी बॉडी वैसी स्ट्रॉन्ग होती है। और दूसरी बात कि वो काफ़ी जीतते आ रहे हैं, तो उनके अंदर एक उनका जज़्बा जो होता है, वो एक अलग ही फाइटर को जो है एक मोटिवेट कर देता है कि उसके फिर स्ट्राइक भी फिर उसी तरह से निकलता है कि उसने काफ़ी जीता हो। जी नाज़रीन, अगर गुज़िश्ता दिनों देखा जाए वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर जिस तरह दिलावर ने माशाल्लाह से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, तो आज हमारे दरमियान यहाँ पर हमारे स्टूडियो के अंदर जो ये 2 खिलाड़ी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, यकीनन इनके साथ एक और भी खिलाड़ी जो मुहिबुल्लाह खान साहब के साहबज़ादे हैं, एहसानुल्लाह खान साहब, तो वो भी माशाल्लाह टीम का हिस्सा होंगे। और अगर इनको जो देखा जाए, शकील अहमद साहब जो कि बोर्ड के मेंबर भी हैं और इसके साथ-साथ कंट्री डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान है, तो इनकी काफ़ी मेहनत है। यकीनन जब ये मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए मेहनत करके जाना चाह रहे हैं, तो जितने भी स्पॉन्सर्स इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल के तवज्जुह से मैं इन तमाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि बराए करम इन लोगों की सरपरस्ती करें, ताकि यहाँ से जब ये खेलने के लिए जाएँ तो फाइनेंशियल तौर पर सपोर्ट हो, इनको मिल सके। और जब आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी, तो आपके सपोर्ट से इंशाल्लाह पाकिस्तानी खिलाड़ी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और पाकिस्तानी परचम जो है वो फ़ख्र से बुलंद करेंगे। यकीनन इसी प्रोग्राम, इसी दुआ के साथ कि ये खिलाड़ी जाएँ और पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करके आएँ और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आएँ। इन तमाम दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। फिर दोबारा इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, नए खिलाड़ियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।